हेलो क्लास 9। आज आपको एकांकी संचय का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर नंबर 1 है संस्कार और भावना। ये विष्णु प्रभाकर जी का लिखा हुआ। हाँ तो बच्चों, एकांकी संचय में पहला चैप्टर है संस्कार और भावना। इसमें ये कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं। ये आपकी जो एकांकी संचय की वर्कबुक है उसमें शब्दार्थ दिए हुए हैं और टिप्पणी दी हुई है। सबसे पहले उसमें दिया हुआ है एकांकीकार का परिचय, उसके बाद दिया हुआ है पात्र परिचय। पेज नंबर 5 पर दिया हुआ है ये पात्र परिचय। उसके बाद एकांकी का कथानक दिया हुआ है शॉर्ट में, फिर संदेश और उद्देश्य दिया हुआ है और शीर्षक की सार्थकता दी हुई है। ये सारी चीजें पहले आपको, जब ये एकांकी संचय आप पढ़ोगे तो एकांकी संचय में जो छोटी टेक्स्ट बुक है उसे आप ना पढ़ के पहले आप एकांकी संचय की वर्क बुक में से सारांश पढ़ेंगे। सारांश जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस नाटक में क्या कहा गया है। एकांकी कहते हैं नाटक के छोटे रूप को, तो उसमें समझ में आ जाएगा। उसमें से आपको उद्देश्य और संदेश पढ़ना होगा, फिर सार्थकता पढ़नी होगी शीर्षक की। शीर्षक की सार्थकता से मतलब होता है कि ये शीर्षक जो दिया हुआ है संस्कार और भावना, ये पूरी तरह से सही है, सार्थक है, अर्थ निकलता है इसका या नहीं चैप्टर में। तो ये सारी चीजें, और उसमें एकांकी के प्रमुख पात्र दिए हुए हैं और पात्रों के चरित्र चित्रण दिए हुए हैं, उन्हें भी आप पढ़ लेंगे तो आपको पता लग जाएगा। और शब्दार्थ दिए हुए हैं, टिप्पणी दी हुई है, तो उससे पढ़ने से आपको ये पता लग जाएगा कि कौन क्या चरित्र है और कौन किस तरीके का व्यक्ति है। तो इसमें जो पात्र हैं वो है सबसे पहले माँ। माँ संक्रांति काल की एक हिंदू नारी है। संक्रांति कहते हैं पुराने जमाने की स्त्रियां के जो के एक ही उस पर चलती रहती हैं और वो अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं होती हैं, कि जो उनके पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं वो उन्हीं के आधार पर चलना पसंद करती हैं, अपने आप को बदलना पसंद नहीं करती हैं। दूसरा है अविनाश। अविनाश जो है वो माँ का बड़ा पुत्र है। अतुल माँ का छोटा पुत्र है। उमा अतुल की पत्नी है और जो कि माँ का छोटा पुत्र है उसकी पत्नी है उमा। और लास्ट में अविनाश की पत्नी और मिश्रानी। मिश्रानी कहते हैं जो खाना बनाने वाली स्त्रियां होती हैं, जो खाना बनाने का काम करती हैं अपनी जीविका चलाने के लिए, उनको कहते हैं हम मिश्रानी। तो अविनाश की पत्नी जो है वो विजातीय स्त्री, विजातीय से मतलब है दूसरी जाति की स्त्री है, और अविनाश ने जो है वो अपनी पसंद से दूसरी जाति की स्त्री से विवाह कर लिया है। तो यहीं से इस कहानी का शुरुआत होती है कि अब इसमें देखिए आप, मैं सारांश में आपको समझा देती हूँ, फिर आप सारांश समझ करके और फिर अपनी टेक्स्ट बुक में से चैप्टर पढ़ लें। तो समझिए, ये एक मध्यम वर्गीय परिवार के घर के आंगन में परिवार की छोटी बहू उमा चिंतन की मुद्रा में पलंग पर लेटी है। चिंतन की मुद्रा कहते हैं कि पलंग पर लेटी हुई है वो और कुछ सोच रही है। उसके सामने खुली हुई पुस्तक रखी है। वह जैसे स्वयं से बात करती हुई फुसफुसाती है, तो अपने मन में बात कर रही है कि हम जिन बातों के विरोध में खड़े होते हैं, किंतु एक समय ऐसा आ जाता है कि उन्हें ही हम चुपचाप स्वीकार कर, हम पहले जिन बातों का विरोध करते हैं परंतु कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि जिसमें कि हम जो है वो उन्हीं को चुपचाप स्वीकार करने लगते हैं। तो ये चीज इसमें बताई गई है। वह इसी तरीके से जो है वो मन में सोच रही है और विचारों में खोई हुई है कि बाहर से माँ उसे पुकारती है। माँ यानी कि उसकी सास अंदर पुकारती हुई अंदर प्रवेश करती है और बताती हैं कि उसका बड़ा बेटा अविनाश बहुत बीमार हो गया था। अविनाश जो है वो अपनी माँ को छोड़कर, क्योंकि उसने जो है वो विजातीय दूसरी जाति की स्त्री से विवाह कर लिया था और ये माँ को बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो जो है वो अपना अलग घर लेकर के रहा करता था। तो उनका बड़ा, तो उनको जो है वो एक बार वो बीमार हो गया और माँ को किसी तरीके से पड़ोस की मिश्रानी ने बात आकर के बताई कि ऐसे ऐसे आपका बेटा बहुत बीमार हो गया था। तो यही बात वो उमा से, अपनी छोटी बहू से बता रही हैं।
उनका बड़ा बेटा अविनाश बहुत बीमार हो गया था। ये बात वह पड़ोस की मिश्रानी से सुनकर आई। माँ रुआसी हो जाती है, रुआसी मतलब रोने वाली हो जाती है कि अपने बेटे की बीमारी का समाचार उन्हें दूसरों से मिला, क्योंकि उन्हें उसके बारे में कुछ भी समाचार नहीं मिला करते थे, वो बहुत दूर रहने लगा था। बचपन में तो वे अपने बेटे को यदि खांसी भी हो जाती तो उसे पल भर को भी नहीं छोड़ती, और आज वे दूसरों से सुन रही हैं कि उनके बहू उनके बेटे को बहुत सेवा कर रही है और उसी की कोशिशों से उसके प्राण बच सके। कि पहले तो वो इतनी ज्यादा उसको बच्चों को चाहती थी कि वो अगर छोटे बच्चे को जरा सी खांसी जुकाम भी हो जाए तो वो बहुत परेशान हो जाया करती थी, परंतु आज अपने बेटे के बारे में दूसरों के द्वारा, दूसरों के मुंह से वो सुन रही हैं। और ये भी बता रही, वो जिसने उनको बताया था, मिश्रानी ने, उसने ये भी बताया था कि उसकी बहू ने उसकी बहुत सेवा करके उसको बचा लिया, मतलब वो मरते मरते बचा है। बड़े बेटे ने विजातीय लड़की से विवाह कर लिया, इसलिए माँ ने उससे कोई संबंध नहीं रखा। माँ की हालत देख करके छोटी बहू उमा को बहुत दुख होता है, इसलिए एक बार वे बड़ी बहू के घर उसको समझाने के लिए जाती है। कहती है कि माँ के लिए आप अपने पति को छोड़ दो और यहाँ से चली जाओ। तब बड़ी बहू ने उसी से प्रश्न पूछा, जब वो माँ छोटी बहू यानी देवरानी उसकी बात कहने जाती है तो वो उससे पूछती है कि अगर तुमसे कोई कहेगा तो तुम क्या अपने पति को छोड़ दोगी? जब वह अपने पति को नहीं छोड़ सकती तो उससे छोड़ने के लिए वो क्यों कह रही है? क्योंकि वह भी उसे उतना ही प्यार करती है जितना कि तुम अपने पति को करती हो। ये उस की बात का वो आंसर दे देती है उमा की बात का, उमा जो कि अतुल की पत्नी है। माँ को ये भी पता चलता है कि छोटा अतुल भी कभी कभी बड़े भाई के घर जाता है। उन्हें इस बात से धक्का लगता है कि उमा और बहू तो बड़ी बहू से मिलते रहते हैं और बेटा भी उनका मिलता रहता है, किंतु वो ही संस्कारों में बंधी हुई हैं, इसलिए वे वहां नहीं जाती हैं। वे मन ही मन ये सोचती हैं कि काश वे संस्कारों की दास्ता से मुक्त हो जाती। संस्कार और भावना जैसा कि चैप्टर का नाम है, कि काश वे संस्कारों की दास्ता कहते हैं कि मतलब गुलामी में जकड़ी हुई है, कि पूरे पुराने ही संस्कारों को वो मान रही हैं, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे बहू को स्वीकार नहीं किया था। तो यहीं से संस्कार, और आप देखिए लास्ट में पता लगेगा आपको कि भावना की कैसे जीत होती है, कि संस्कार की दास्ता में मुक्त नहीं हो पाए। संस्कारों की दास्ता सबसे भयंकर शत्रु है और उन्हें अंदर ही अंदर इस बात का बहुत दुख होता है, क्योंकि वो संस्कारों की दास्ता में इतनी जकड़ी हुई हैं कि अपने बेटे बहू के पास में वो नहीं जा रही हैं, और बेटा भी जो है वो घर छोड़ करके चला गया है। उन्हें अंदर ही अंदर इस बात का दुख होता है कि अतुल भी भाई से मिलने जाता है, किंतु उसने उन्हें बताना भी, क्योंकि वो चुपके चुपके सब लोग आपस में मिलते रहते थे, परंतु उनको नहीं बताया, क्योंकि माँ को इस बात को सुनकर के बहुत ज्यादा दुख होता। जब उन्होंने उससे पूछा तो उसने सपाट सा जवाब दे दिया, सपाट कहते सीधा सा जवाब दे दिया कि जानकर भी आप क्या करती, क्योंकि उसको ऑलरेडी ये पता था कि वो ऐसे ऐसे बीमार रहा है, क्योंकि वह अपनी नीची और विजातीय बहू को घर तो नहीं ला सकती, तो इसलिए उसने जो है वो शाम के समय माँ को अपने घर काम करने वाली मिश्रानी से ज्ञात होता है कि अविनाश तो ठीक हो गया है। अब ऐसा होता है कि अविनाश तो ठीक हो जाता है और उसकी बहू उसको सेवा करके बचा लेती है, किंतु अब थोड़े समय बाद उसकी बहू बीमार हो जाती है और उसके बचने की कोई आशा नहीं होती है। तो इस समाचार से माँ बहुत ज्यादा उद्विग्न, मतलब बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाती हैं और बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं और सोचती हैं कि यदि अविनाश की बहू को कुछ हो गया तो बहू के बिना अविनाश भी नहीं बचेगा, क्योंकि वो उसको बहुत ज्यादा प्यार करता है। वह जानती है कि यदि अविनाश को कोई बचा सकता है तो केवल वही बचा सकती है, कि मतलब उसकी बहू ही उसको बचा सकती है। वह बड़ी व्यग्रता से अतुल से कहती हैं, व्यग्रता कहते हैं बेचैनी से अतुल से कहती हैं कि वह एक बार उन्हें उनके पास ले जाए। वह निर्मम हो सकता है, किंतु वे माँ हैं और माँ कभी भी निर्मम कहते हैं ममता रहित होना, कि जिसमें कि ममता ना हो। तो वो बाद में उससे कहती हैं कि तुम मुझको उसके घर ले चलो, क्योंकि वो ऐसा हो सकता है कि वो माँ से प्रेम ना करे, परंतु माँ ऐसी कभी नहीं हो सकती कि वो बेटे से प्रेम ना करे।
तो निर्मम नहीं हो सकती। इस पर अतुल उससे प्रश्न करता है कि यदि अभी भी वह नीच कुल की विजातीय भाभी को घर नहीं ला सकती, तो इस पर अतुल ये कहता है कि अगर आप वहां जाना तो चाहती हैं, परंतु अगर आप उस भाभी को, जो कि दूसरी जाति की स्त्री है, उसको अगर आप स्वीकार नहीं करेंगी और घर नहीं लाएंगी तो आपके जाने से कोई फायदा नहीं है। तो वहां जाने से आपको कोई फायदा नहीं है। इस पर माँ कहती है कि वे जानती हैं, इसलिए तो जा रही हैं। माँ, अतुल और उमा जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उमा सोचती है कि जिन बातों को हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, कि मतलब हम अपने प्राणों की बाजी भी लगा देते हैं और इतना विरोध करते हैं, परंतु एक समय ऐसा आता है कि जब चाहे किसी कारण से भी हो, हम उन्हीं बातों को स्वीकार कर लेते हैं। ये एकांकी का उद्देश्य है। अब ये आपको मैंने सारांश बता दिया, पूरा कथानक है ये सारांश रूप में। आगे आप अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ लें पूरे डिटेल में। प्रस्तुत इसमें है एकांकी का उद्देश्य क्या है कि प्रस्तुत एकांकी का उद्देश्य बहु उमा की बातों से प्रारंभ में ही स्पष्ट हो जाता है। वह कहती है कि जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते थे, एक समय ऐसा आता है कि वे ही हम बातें चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। इसी बात को एकांकीकार ने एकांकी के अंत में उमा के मुंह से कहलवाया है। उमा का ये उक्त कथन माँ के उन संस्कारों से जुड़ा है जिनके वशीभूत हो वह अपनी विजातीय बहू को स्वीकार नहीं करती और बेटा बहू को लेकर घर से अलग रहने पर मजबूर हो जाता है। किंतु जब वे सुनती हैं कि उनके बीमार बेटे की जान बहू की सेवा से बच सकती है, किंतु उसके बाद बहू बीमार हो गई, यदि बहू को कुछ हो गया तो बेटा भी जीवित नहीं बचेगा, तब वे संस्कारों की बेड़ियां तोड़ देती हैं। क्योंकि जो कुछ उन्होंने ये सोचा हुआ था कि मैं कभी इनसे नहीं मिलूंगी, परंतु अंत में वो जो है वो और झुक जाती हैं, संस्कारों को तोड़ देती हैं। उनके ममत्व की भावना जोर मारती है। कहने का मतलब ये है कि माँ की जो भावना है ममत्व की, वो उसके आगे मजबूर हो जाती है, क्योंकि बेटा तो आखिर बेटा ही होता है, इसीलिए। और अंत में वो संस्कारों पर भावना की विजय होती है। एकांकीकार का उद्देश्य यही दिखाना है कि संस्कार चाहे भले ही कितने भी आड़े आए, परंतु अंत में जो है जो माँ होती है वो अपनी ममत्व के आगे मजबूर हो जाती है और वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। एकांकी का उद्देश्य स्पष्ट है। रूढ़िवादी सोच और सड़े गले संस्कारों को मान्यता नहीं देना, संबंध अनमोल है, उन्हें उदारता पूर्वक अपना लेना, संबंधों में भावना का स्थान प्रमुख होता है, ना कि रूढ़िवादी संस्कारों का। रूढ़िवादी इसलिए कि जो संस्कार पुराने समय से चले आ रहे हैं वो। अब है ये शीर्षक की सार्थकता। शीर्षक की सार्थकता। प्रस्तुत एकांकी का शीर्षक संस्कार और भावना सर्वथा उचित और सटीक है। संपूर्ण कथा वस्तु कहते हैं कथानक, संस्कारों पर घूमती है और भावना पर आकर समाप्त हो जाती है, यानी कि संस्कार पर भावना की जीत हो जाती है, भावना पर आकर समाप्त हो जाती है। भावना संस्कारों पर विजय प्राप्त कर लेती है। संस्कार में जकड़ी हुई माँ अपनी विजातीय बहू को स्वीकार नहीं करती, किंतु परिस्थितियां कुछ ऐसा मोड़ ले लेती हैं कि संस्कारों की बेड़ियां तोड़कर माँ अपने बहू बेटे को घर लाने के लिए चल देती हैं। इस प्रकार इस एकांकी में भावना और ममत्व को संस्कारों की अपेक्षा अधिक महत्व दिया गया है, अतः शीर्षक पूर्णतया उपयुक्त है। आपको समझ में आ गया होगा कि शीर्षक पूर्णतया सटीक है, सार्थक है और यही शीर्षक होना चाहिए।